चलो भाई देखो, टॉपिक हम लोगों ने कल लास्ट में पढ़ा था। इसके पहले वैद्युत बल रेखाओं के गुण और वैद्युत फ्लक्स ये सब हो गया। आज हम लोगों को उसी के आगे से पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की स्थापना। तो हेडिंग पढ़ी हुई होगी, कल हम लोगों ने डाल रखी थी, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की स्थापना। तो उसी के आगे से जो है जो लिखना शुरू करो। बोल रहे हैं आप लोग, लिखते चलिए। वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की स्थापना में से लिखना शुरू करो। वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की स्थापना। लिखो, कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, लिखो। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना, देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित क्षेत्रफल अवयव, ई में स्थित क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर ए, ऐसे लिख लीजिएगा। डी वेक्टर ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, फाई ई है, फाई ऐसे लिख लीजिएगा, फाई ई है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, फाई सामने लिखा हुआ है, ऐसे लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए, जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। अनुदिश है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। माना कि पृष्ठ अवयव माना कि पृष्ठ अवयव डी वेक्टर ए, ये सामने लिखा हुआ है, डी वेक्टर ए की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तथा वेक्टर ई है तथा इसका अदिश गुणनफल ऐसे लिख लीजिएगा। अदिश गुणनफल E बराबर DA, E बराबर DA, या
ई इंटू लिख लीजिएगा, बराबर नहीं, ई इंटू डी ए, ठीक है, ई इंटू डी ए होगा जो कि इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होगा, ऐसे लिख लीजिएगा, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होगा, डी फाई ई होगा, डी फाई ई होगा, ठीक है। थोड़ा सा 2 स्टेप लिख लीजिएगा इसके आगे, डी फाई ई बराबर लिख लीजिएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, और यहां लिख लीजिएगा सदिश गुणनफल, और फिर नीचे लिख लीजिएगा ई डॉट डी ए बराबर लिख लीजिएगा, ऐसे इसको पढ़ेंगे हम लोग अदिश गुणनफल, ठीक है। तो पहले मैं एक बार जो भी थ्योरी लिखी है इसको समझ लेते हैं। कल हम लोगों ने एक फिगर पढ़ा था, है ना, याद करिए, वैद्युत फ्लक्स से हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, उसमें एक फिगर बनाया गया था, उसमें ऐसे करके फिगर था, याद करिए, उसमें कई सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी और ऐसे करके एक पृष्ठ निकल के आया था, है ना, तो ऐसे करके फिगर बना हुआ था, तो ये वाला ऐसे करके, तो बताया था कि इसका सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई ले लिया गया था और डी वेक्टर ए ऐसे करके ले लिया गया था, तो ऐसे करके फिगर बना हुआ था। तो वही चीज बताई गई है, अगर हम एक कोई ऐसा क्षेत्र लेते हैं, विद्युत का क्षेत्र लेते हैं, जहां पर सभी जगह पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा, और समान वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र को कहे दिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो एक ऐसा समान वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक छोटा सा अवयव लिया गया है, छोटे से अवयव का नाम क्या रखा गया हमारा, डी ए, छोटे से अवयव क्या नाम रखा गया, डी ए। बहुत बड़ा भाग था, उसका एक छोटा भाग निकाल लिया गया, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्रफल का छोटा सा सूक्ष्म अवयव निकाल लिया गया। कितना निकाला गया, डी ए। हमने बताया था कि जहां पर डी या डेल्टा लग जाता है वो हमेशा सूक्ष्म को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर डी ए ये डिनोट कर रहा है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल से हमने छोटा सा भाग क्या कर दिया है, निकाल लिया है। तो वही बताया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जो ई था उसमें से एक छोटा क्षेत्रफल अवयव हमने कितना लिया है, डी ए लिया है, और इसी डी ए में क्या निकलेगा, हमें इसमें से कल ही हम लोगों ने निकाला था क्या, वैद्युत फ्लक्स। याद करो, हमने बताया था ना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। अगर इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर के बाहर निकल गई, उसकी संख्या, उसकी नंबर, उसकी काउंटिंग, जितने भी नंबर आएंगे, जितना भी मान आएगा, वही सब क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे हमने कल 3 का एग्जांपल दिया था कि जितना भी एक सिरे से दूसरे सिरे की चली जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान भेद के जो निकल जाती है। जैसे मान लीजिए सूरज है, वहां पर समझो सूरज का प्रकाश आ रहा है और वहां से प्रकाश तो निकला, अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आते आते जितने भी पृष्ठ से होकर गुजर के यहाँ पहुंचा है। जैसे मान लीजिए इस कमरे के अंदर, ये कमरा पूरा बंद था, अब इस कमरे के अंदर जितना प्रकाश इस कमरे के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है वो उस पृष्ठ से टकरा के बाहर निकला होगा, टकरा के कहीं ना कहीं अंदर प्रवेश किया। जैसे मान लीजिए इतना प्रकाश यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर, तो इसका मतलब है जितना प्रकाश इस कमरे के अंदर आ चुका है, अर्थात जितने वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र के अंदर आ चुकी है, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इन्हीं की काउंटिंग, इन्हीं का मान, ये सब क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यही थी कि अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लेते हैं, उसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में
हमने एक छोटा सा अवयव क्या ले लिया, डी ए। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो डी ए है, इसमें से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि हमने ये लिया, तो अगर हम क्षेत्रफल कितना लिए, सूक्ष्म लिए कि ज्यादा लिए, सूक्ष्म लिए, क्योंकि सूक्ष्म की पहचान क्या होती, डी लगा होता है या डेल्टा लगा होता है, बता चुके हैं। सूक्ष्म के लिए क्या करते हैं, स्मॉल डी है, डेल्टा लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी लगा है, अर्थात क्षेत्रफल हमारा क्या है, सूक्ष्म है, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। बात समझ आ गई। तो फॉर्मूला यहाँ पर पता चल गया, डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी वेक्टर ए। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि, एक प्रकार की सदिश राशि की पहचान करने के लिए उस पर लगा होता है क्या, वेक्टर लगा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिनोट किया गया कि सदिश गुणनफल है। अगर मान लीजिए सदिश गुणनफल होता है, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में ऐसी जगह पर रखा जाता है जिसका मान कभी भी समान नहीं आता, असमान होता है, अलग अलग होता है, तो वह क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल में देखो यहाँ पर कहीं पर वेक्टर नहीं लगा है, लेकिन दोनों कंडीशन एक ही है। कंडीशन एक कैसी है, क्योंकि दोनों सूक्ष्म को ही नोट कर रहे हैं, यहाँ पर भी सूक्ष्म को नोट कर रहे हैं, यहाँ पर भी सूक्ष्म के बारे में ही बता रहे हैं। बात समझ आ गई। तो अभी हम लोगों ने किसका निकाले हैं, सूक्ष्म। अब हम लोग सूक्ष्म के बाद किसका निकालते हैं, पूरे का। और पूरे को क्या कहते हैं, संपूर्ण। अभी हम लोगों ने सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकाला, अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के बारे में गणना करेंगे। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के बारे में गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पर डी लगा होता है, डी किसको डिनोट करता है, सूक्ष्म के लिए, अर्थात सूक्ष्म हट जाएगा, बाद में लिखिएगा, अभी समझ लीजिए, पहले लिखना मत करिए। जहां पर सूक्ष्म के लिए करते हैं वहां स्मॉल डी होता है, और जब सूक्ष्म हट जाता है, सूक्ष्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब सूक्ष्म हटा, सीधा सा मतलब हो जाएगा कि वहां पर सीधा बचेगा क्या, फाई। भाई डी यहां से हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा, फाई। फाई को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और फाई किसको डिनोट करेगा, संपूर्ण को, ठीक है। और जब संपूर्ण निकालना होगा, तो जो अभी तक यहाँ पर क्या लगा था, डी लगा होता, और जब संपूर्ण निकालने के लिए करते हैं तो यहाँ पर ये चिन्ह लग जाता है। याद रखिए इसको जानते हैं, कहते हैं इसको कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में समझ लीजिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल। ये थोड़ा सा गणित का नियम है, ये जो इंटर में गणित पढ़ते हैं उनके लिए आता है। और हिंदी में तुम लोग ऐसे याद रखना, इसको कहते हैं बंद समाकलन, बंद समाकलन, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और बंद समाकलन कब लगेगा, जब हम बात करेंगे किसकी, संपूर्ण की। संपूर्ण की बात करेगा तो अपोजिट दूसरी साइड क्या लग जाता है, बंद समाकलन लग जाता है, या इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद जहां जहां पर ये चीज लिखा है उसको वैसे एज इट इज लिखा रहेगा। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, वेक्टर डी डॉट डी वेक्टर ए, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। डी किसको डिनोट कर रहा है, सूक्ष्म को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट करता है, संपूर्ण को। अर्थात सूक्ष्म और संपूर्ण में ही भिन्न होगी। ये पूरा है कि छोटा है, सूक्ष्म है कि ये पूरा है, ये बताओ बस। ई पूरा है, क्योंकि ई में कहीं डी नहीं लगा है। तो किसके पास सूक्ष्म लगा है, ए के पास, तो ये हमेशा जाएगा सूक्ष्म के बगल में ही लगेगा। आगे तो लगा रहेगा, लेकिन जाएगा किसके पास, हमेशा सूक्ष्म वाले के पास, क्योंकि वो छोटा है, उसको बड़ा करेगा, ये उसके लड़ेगा। तो देखो क्या करेगा ये, तो यहाँ पर यह हो जाएगा वेक्टर ई, और ये बंद समाकलन हो जाएगा डी वेक्टर ए। अब ये कौन है भैया, ये संपूर्ण है, और ये कौन है, सूक्ष्म। तो संपूर्ण सूक्ष्म क्या होगी, लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी तो जैसे रामायण में देखो, कल बताया था युद्ध हो रहा था ना, ऐसे तीर जाइए, वो तीर इधर से आएगा, एक तीर इधर से आएगा, फिर दोनों तीर देखते खत्म हो जाते हैं। देखो ना वीडियो में, एक तीर इधर से मारे, उधर आया, बीच में काम खत्म हो गया तीरों का। तो ये और ये आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे, तो ना ये बचेंगे ना ये बचेंगे, दोनों हो जाएंगे काम खत्म। क्या हो जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा खत्म। तो बचेगा क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई क्या है, फाई क्या है, फाई को पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और ई क्या है, ई है क्या, पढ़ते क्या इसको, ई को, ई कैपिटल ई को क्या पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ए क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो भी प्रश्न लिया गया था उसका क्षेत्रफल। बात समझ आई,
चलिए इतना पहले नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। तो यहाँ कोई समस्या हो तो पूछिएगा, ठीक है? तब तक आप सभी लोग नोट करते रहिए। चलिए कंप्लीट हो गया ना, उसी के आगे से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उसके आगे इसी फार्मूले के नीचे से लिखिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर ए के बीच बना कोण थीटा हो तब ठीक है? तो मतलब डी वेक्टर ए और ये ई, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या हो? थीटा हो। तब ऐसी स्थिति में फार्मूला क्या बन जाता है? इसी फार्मूले में हम लोग बस एक चीज ऐड कर लेते हैं, इसी अलग से लिखिएगा आप लोग लाइन के नीचे, उसी में ऐड करिएगा ई ए और लिख दीजिएगा cos थीटा, ठीक है? जो इनके बीच जो कोण बनता है वो cos थीटा बनेगा। हाँ नहीं, इसको दोबारा से फिर लिखिएगा, ये पूरा लिखिएगा। अभी जो लाइन लिखी है आपने उसके नीचे ये पूरा ये ब्रैकेट वाला लिखिए शुरू से, ठीक है? अभी जो लाइन बोली है उसी लाइन के आगे से ये पूरा लिख लीजिए, पाई बराबर ई डॉट ए cos थीटा। ये ऐसी स्थिति होती है जब वैद्युत क्षेत्र E और D वेक्टर A के बीच कोण बन जाता है, तो कोण हमेशा cos थीटा डिनोट करेगा, ठीक है? तो ये फार्मूला निकल के आता है वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की स्थापना। यही फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र का। फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे, फाई E बराबर क्या होता है? E A cos थीटा। फाई E क्या है? हाँ cos थीटा भी है। फाई E क्या है? फाई E वैद्युत फ्लक्स, ठीक है? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? क्षेत्रफल। और थीटा है इन दोनों के बीच बनने वाला कोण, ठीक है? अब हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स का, निकालेंगे अब हम लोग मात्रक और इसकी निकालेंगे विमा। तो पहले मात्रक पर लेते हैं फिर विमा निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। तो मात्रक पहले निकालना हम लोग जाने कैसे निकालेंगे, तो मात्रक फार्मूले से निकलता है, निकालना सीख जाते हैं हम लोग। तो वैद्युत फ्लक्स का निकालते हैं, तो इधर वालों की चीज देखते हैं। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताइए? पिछले वाले पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। 2 दिन के बाद टेस्ट है और पन्ने पलटने का नंबर सिलसिला जारी है। सर 2 दिन बाद है क्या? हाँ 2 ही दिन तो बचे हुए हैं और तुम लोग अभी पन्ने पलट रहे हो, रिवीजन नहीं हो रहा है ना? बात तो सही है। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हेडिंग साफ साफ पढ़ी थी, उसे मात्रक लिखवाया गया है, आप लोग देखिए। मात्रक नहीं मिला, चलो बहुत अच्छी बात। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है? ए क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मैथ में बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्षेत्रफल आयतन। अभी पिछले साल हम लोगों ने विमा वाले चैप्टर में पहले ही विमा पढ़े। ये सूत्र है मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मात्रक वो विमा है। मात्रक लंबाई को कहाँ पे डिनोट करते हैं, किस चीज में ज्ञात करते हैं? मीटर। चौड़ाई को? अरे वो भी मीटर में होती है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी कहो। तो मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे मीटर स्क्वायर, यही बन जाएगा मात्रा। अब हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे, विमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हम लोग निकाल चुके हैं, बताइए क्या होती है। तो ये सब तो अभी पिछले ही पढ़ चुके हैं वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूछ रहे हैं, कार्य की नहीं पूछा है। फिर से बताइए। MLT माइनस 3 A माइनस 1, ये किसकी विमा थी, E की, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा है, A। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर। मीटर को कैसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। स्क्वायर मतलब कितने बार लिखा होगा, 2 बार, L2, है ना। अब ध्यान समझो यहाँ पर, अब अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है तो सबको एक साथ लिखते हैं, सबको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। M और कहीं मिला, M को अकेले लिख दो। L मिला यहाँ पर, कितना लिखा है L के ऊपर, वो भी किस चीज का, यहाँ पर भी L किस चीज का है, 1 और 2 कितने हो गए, L कितने हो गए, T और कहीं है, T लिख दो भाई, A कहीं और है नहीं, बस अपने MLT T माइनस 3 A माइनस 1, यही हो जाती है वैद्युत फ्लक्स की विमा, और ये हो जाएगा मात्रा। नोट करिए और फिर कोई समस्या तो पूछिए। उसी के नीचे से लिखते चलिए। इसी फार्मूले वैद्युत फ्लक्स पे आधारित एक प्रश्न करिए, सवाल। तो लिखिए, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, ये प्रश्न आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप लिखते चलिए साथ साथ हमारे। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, समरूप वैद्युत क्षेत्र, समरूप वैद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10 की घात 3, 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम, 5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, एक वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, एक वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के मध्य, क्षेत्रफल अवयव के मध्य बना कोण 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लग जाएगी। एक बार पहले पढ़िए आप, फिर क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझिए इसको। कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आ गया ना, वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखते हैं अभी बताया हमने। वैद्युत क्षेत्र को किस
अक्षर से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, लिख दिया हमने। कितना है ई? तो आप कहेंगे 5 गुणे 10 की पावर 3, ये दिया गया क्वेश्चन में, आपने लिख दिया 5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। इसके अलावा फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा, इसका मतलब ये भुजा दे रखा है, क्या दे रखा है? भुजा। अब आपको कभी कभी पेपर ना समझ में आए कि भुजा कैसे लिखते हैं, उसको हिंदी में लिख दो, बात खत्म, छोड़ो। भुजा कितनी दी गई? 10 सेंटीमीटर, लिख दिया। फिर कह रहे हैं क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? कह रहा है भुजा वाला एक वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखते हैं? फाइस लिखते हैं। तो आपने जो चीज ज्ञात करनी है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। फिर कह रहा है यदि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मतलब E, और क्षेत्रफल अवयव, अवयव मतलब DA, याद करो, पढ़े, इसके बीच बना कोण, कोण कितना है? 60। और कोण कैसे लिखते हैं? थीटा से अभी बता चुके हैं, कोण कितना था? 60 डिग्री। अब हमको फाई ई निकालना है। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है जस्ट कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, पढ़ चुके हैं। अब सीधा से हम लोग यहाँ पर वैल्यू सबकी रख लेंगे। ई का मान कितना है? 5 गुणे, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 5 गुणे 10 की घात 3, ठीक है। ए, अब ध्यान रखो, ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, बता चुके हैं, भुजा नहीं है। ए क्या है? क्षेत्रफल। और हमारे पेपर में कहीं पर भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल नहीं है, तो दिया गया था पहले भुजा से निकालेंगे क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है क्या? भुजा इनटू भुजा, या भुजा स्क्वायर, है ना? याद करिए। तो भुजा कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे क्या कर लेंगे? 10 बराबर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 बार लिखिए भाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मीटर स्क्वायर था। अब हमने कहा कि कोई भी चीज वैल्यू सेंटीमीटर में है, किसी और वैल्यू दी गई सेंटीमीटर को तुमको बनाना पड़ेगा, तब तक बार बार क्या? मीटर। क्योंकि हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स का मात्रक में सेंटीमीटर नहीं लिखा था, क्या लिखा था? मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा है में, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए भाग करेंगे 100 से भाग करते हैं। तो 100 से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ गई? कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर लिख दिया 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे मीटर, केवल वहां पर डिनोट करेंगे जब सॉल्व करते हैं, तो मात्रक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब बगल में क्या लिखा है? कॉस, और थीटा की जगह पे कितना लिखा है? 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 5 पहले गिनती कर तुम लोग बता चुके हैं ना, बोलो। पहले कहा ना गिनती कर लो, पावर को लास्ट में कर लो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 60 की वैल्यू नहीं भाई, 1/2, वो sin 60, तो sin 30 की होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही होती है वैल्यू। जिनको नहीं पता वो याद करेंगे कि गणित का काम है ना, जिसे नहीं पता है, नहीं पढ़े हो तो याद करो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर 5 के 1 से गुणा करेंगे, 5, इसको भी 1 से करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, इनटू लास्ट में क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3। अपॉन नीचे क्या है? 2 से सिर्फ काटेंगे किसको? 5 को। ये 10 को नहीं काट दीजिएगा, पता लगे 2 को 10 से काट दो, पावर से कभी नहीं कटेगी। 2 से 5 काटेंगे कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 2.5 इनटू 10 की पावर 3। क्या निकाल रहे थे हम लोग? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है अभी, क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अभी पढ़े ना, लास्ट में मात्रा लेकर के क्वेश्चन को बात समझ आ गई? नोट करिए।